हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन आता है उसको। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कि मैम जैसे आपने सीटेट का पूरा ईवीएस का कंटेंट कराया है टॉपिक वाइज जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसी तरीके से यूपी टेट का भी ईवीएस का पोर्शन कराया जाए। तो उसी के लिए ये मैंने सीरीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि जो सीटेट का मैंने आपको कंटेंट कराया है वो कंप्लीट हो चुका है। आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। और पूरी वीडियोस कराने के बाद, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद उसका मैंने पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एम विद मधु, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। उस सीरीज़ में से आपको जो 2019 का आपका एग्ज़ाम हुआ था वो सभी क्वेश्चन जो कंटेंट से ईवीएस से पूछे जाते हैं वो सारा का सारा उन्हीं नोट्स में से आए थे, उन्हीं उसी सीरीज़ में से आए थे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरह से मैंने सीटेट का आपका कंटेंट ऑफिशियल सिलेबस वाइज कंप्लीट कराया है उसी तरीके से मैं यूपी टेट का भी आपका पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम आने से पहले, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, उससे पहले मैं आपका कंप्लीट करा दूं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। और इसका जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसका आपको पूरा जो यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन के नोट्स है जो हम पूरी सीरीज़ में पढ़ेंगे, वो उसका आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो अगर आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं तो आप नोट्स अपने बना सकते हैं, वरना अब आप नोट्स में टाइम अपना वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। आप बार बार वीडियो देख सकते हैं या फिर उसके बाद में जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उससे आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी अपने जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है परिवार का। परिवार का टॉपिक इस वीडियो में हम परिवार से ही स्टार्ट करेंगे। परिवार का टॉपिक दिया हुआ है, फिर भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, आवास का टॉपिक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल का टॉपिक दिया हुआ है, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की जो नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। हमारा प्रदेश, हमारा प्रदेश में अपना जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ जानकारियां हैं वे देखेंगे। संविधान का आपका नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक है। इसके बाद शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ये सभी आपका नागरिक शास्त्र का है, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर है पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। ये सभी टॉपिक एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग परिवार, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो यूपी टेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परिवार। तो इस वीडियो में हम पूरा परिवार का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपनी जब भी किसी भी आप एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस ध्यान में रखिए। आपको सिलेबस देखना है सबसे पहले और उस सिलेबस वाइज ही आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है।
तो पहले आप अपना सिलेबस देखिए, उसके बाद अपना जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कीजिए। सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपको अपना तैयार करना है, इससे आप बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परिवार के बारे में। परिवार जो वर्ड है वो इंग्लिश के एक वर्ड फैमिली से बना है। इंग्लिश में एक वर्ड है फैमिली, उसी का हिंदी रूप है परिवार। परिवार लैटिन, जिसे रोमन भी बोला जाता है, उसके शब्द फैमुलस से बना है। किससे बना है? फैमुलस से बना है। फैमिली जो शब्द है वो फैमुलस से बना है और इसका अर्थ होता है नौकर, यानी कि सर्वेंट। परिवार जो शब्द है, इंग्लिश में इसको हम फैमिली बोलते हैं, ये लैटिन शब्द या फिर रोमन शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। यह शब्द माता पिता, बच्चे, सेवक आदि से बने समूह के लिए प्रयुक्त होता रहा है। तो परिवार जो है ये आपको ध्यान रखना है कि लैटिन वर्ड से बना है, फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फैमिली वर्ड है वो कौन से वर्ड से बना है? फैमुलस से। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार की। परिवार के जो प्रकार है, दो प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त या फिर रक्त संबंधी परिवार। दो तरह के परिवार होते हैं, एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार। एकल परिवार को प्राथमिक परिवार भी बोला जाता है और इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार को प्राथमिक परिवार भी बोला जाता है, इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त जो परिवार है उसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? जैसे आपके दादा दादी, माता पिता और बच्चे हो गए संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होंगे, संयुक्त परिवार में दादा दादी भी साथ में होंगे, माता पिता के और बच्चों के। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बच्चों में प्राथमिक सामाजिकरण का विकास शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों की संगत में ही होता है। आपको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है वो सबसे पहले अपने परिवार से संबंधित होता है, तो परिवार से ही उसमें सामाजिकरण की शुरुआत होती है, धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाता है। तो प्राइमरी एजेंसी या प्राथमिक सामाजिकरण की इकाई जो बोला जाता है वो बोला जाता है परिवार को, और सेकेंडरी एजेंसी यानी कि द्वितीयक सामाजिकरण की इकाई बोला जाता है स्कूल को, और पीयर्स को, सहपाठियों को और स्कूल को बोला जाता है द्वितीयक सामाजिकरण की इकाई। परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाओं और स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो लिंग भेद जो है वो अपने परिवार से ही सीखता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार परिवार में क्या होता है, अगर दो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अगर हम टॉयज़ खरीदते हैं तो अगर लड़की होगी उसके लिए जो टॉय लेंगे, ये हमारी मेंटलिटी होती है कि लड़कियों को डॉल पसंद होती है, लड़की के लिए डॉल लेंगे और लड़के के लिए कोई गन या फिर कोई ट्रक वगैरह इस तरह का खिलौना हम लेते हैं। तो ये खुद ही परिवार ही लिंग भेद करना बच्चों को सिखाता है। परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। बालक बालिकाएं अपने परिवार से ही लिंग भेद सीखते हैं। परिवार समाज की छोटी इकाई और समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं। परिवार क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम, इस तरह की बुराइयां हैं समाज में। परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसका संबंध शारदा एक्ट से है, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है बाल विवाह से, कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। पहले क्या उम्र थी लड़कियों की शादी की? 14 वर्ष, मतलब लड़कियों की, और लड़कों की थी 18 वर्ष। इसमें शारदा एक्ट में ये उम्र निर्धारित की गई थी। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था,
तब से बालक बालिकाओं के बाल विवाह पर सरकारी रोक लगा दी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था? ये आया था 2006 में। बालकों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1994 को। हमारे देश में कानूनन विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कों के लिए अब 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। इस उम्र से कम उम्र में बच्चों का विवाह करना ही बाल विवाह कहलाता है। अगर लड़कों की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम है, अगर इस उम्र में बच्चों की शादी की जाती है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। लेकिन शारदा एक्ट में ये उम्र पहले कम थी, लड़कियों के लिए 14 थी और लड़कों के लिए 18 थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 21 और 18 किया गया। संसद ने 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए अजमेर के श्री हरविलास सारदा ने 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम प्रस्तावित किया, जो गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में सितंबर 1929 में केंद्रीय असेंबली द्वारा पारित किया गया और ये शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो अभी हमने शारदा एक्ट का जिक्र किया था, जिसमें बालक और बालिकाओं की जो उम्र थी वो 18 और 14 वर्ष थी, तो ये वही शारदा एक्ट है। ये किसने इसका शारदा एक्ट को पारित कराया था? ये कराया था हरविलास सारदा ने। और कब ये पारित हुआ था? ये हुआ था 1929 में। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू हुआ। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी और बालकों की आयु थी 18 वर्ष। 1940 में बालिकाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 साल किया गया, लेकिन फिर 1978 में संशोधन हुआ, जिसमें बालिकाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। इस कानून में 1992 में संशोधन कर ऐसे अभिभावक जो बाल विवाह को समर्थन प्रदान करते हैं को दंडित करने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम, जिसे बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 का नाम दिया गया, ये पारित किया गया। तो जो शारदा एक्ट है वो शारदा एक्ट किसके नाम से था? ये था हरविलास सारदा के। इन्होंने बाल विवाह निरोध अधिनियम प्रस्तावित कराया था 1929 में। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुए। 1978 में एक संशोधन हुआ जिसमें 18 और 21 वर्ष उम्र निर्धारित की गई। उसके बाद 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के नाम से पारित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो हमने परिवार का टॉपिक पढ़ा है किस तरीके से उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कि वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। सेकंड ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। थर्ड है कि संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हों। फोर्थ ऑप्शन है केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो एकल परिवार कौन सा है कि जिसमें माता पिता और उनके साथ उनके बच्चे रहते हों। संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे और दादा दादी भी उनके साथ रहेंगे। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन है आपके 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष 18 वर्ष और फोर्थ है 18 वर्ष 16 वर्ष। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहले लड़के की पूछा है या पहले लड़की की पूछा है। तो पहले है लड़का, उसके बाद है लड़की। लड़के के लिए है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए है 18 वर्ष। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा सही जवाब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि प्रथम सामाजिकरण क्या है।
ऑप्शन है आपके शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, सेकंड है किशोरावस्था में समाज से सीखना, थर्ड है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और फोर्थ है शिक्षक का अनुसरण करना। तो प्रथम सामाजिकरण क्या है? शुरुआती जो उम्र होती है बच्चे की, उसमें जब वो अपने परिवार और मित्रों से सामाजिकरण सीखता है उसी को बोला जाता है प्रथम सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस कथन के बारे में आपको विचार करना है कि लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके ऑप्शन हैं यह कथन सही है, सही हो सकता है, थर्ड है कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है और फोर्थ है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि इसमें लड़कों को ज़्यादा सुपीरियर बताया है लड़कियों की तुलना में। तो ये क्या बढ़ाता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर अनिवार्य शिक्षा। अभी हमने पढ़ा है शारदा जो एक्ट है वो संबंधित है बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्रों से या फिर धार्मिक केंद्रों से। तो कहाँ से पहला पाठ बच्चे को सामाजिकरण की जो शुरुआत है बच्चे के सोशलाइजेशन की, वो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है? तो ये शुरुआत होती है बच्चे के परिवार से। सबसे पहले जो सामाजिकरण की इकाई है वो बालक का परिवार ही होता है, वहीं से उसकी सामाजिकरण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपके एग्जाम में कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, ऑप्शन है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है, आप सभी को इसका ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन से आपके कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, सेकंड है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, थर्ड ऑप्शन है वह सब आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, और फोर्थ है सुरक्षा व बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। सदस्यों की आय जो है वो भिन्न जमा नहीं की जाती, एक जगह से ही सब अपनी परिवार का भरण पोषण अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, सेकंड है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, थर्ड है कि दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, और फोर्थ है कि दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड की जो दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, बाल विवाह है, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपका जो टॉपिक फर्स्ट है आपके सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग परिवार, वो कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करते चलिए। ऑफिशियल जो सिलेबस है यूपी टेट का वो टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।